हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और दुनिया भर के बाजारों से हल्की सुस्ती और कमजोरी के संकेत। गैप से अगर नीचे खुले तो क्या तुरंत खरीदेंगे या फिर करें इंतजार? दिन में रिकवरी देखने को मिलेगी या फिर रह गया सुस्ती भरा सेशन? क्या करें आज के लिए ट्रेड और कैसे करें अगले हफ्ते की तैयारी, रहेगा इसी पर खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, 14 दिनों से तो रिकॉर्ड बन रहे हैं। yes. थोड़ी सुस्ती आई है, इसलिए आज बुल भी हमारे साथ जुड़ गया है थोड़ा सेंटिमेंट बढ़ाने के लिए। पर इंटरेस्टिंग सेशन होगा सर। वीकेंड आने से पहले बताएं आज के लिए ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं? बिल्कुल, सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हफ्ते का आखिरी सेशन है और लगातार तीसरा हफ्ता अगर ऐसा हो सकता है आज भी लाइफ टाइम हाई बने तो, कि ऐसे 3 हफ्ते ड्रीम रन है जब हर रोज आपको लाइफ टाइम हाई बनते दिखे इंट्राडे या क्लोजिंग बेसिस पर। तो आइए संकेत देख लें आज के लिए, जिनके दम पर हमें आज के सेशन को तय करना है। नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद डाउन में हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक हमारी ही तरफ, कोई दिक्कत नहीं। और कल हमारे भी बैंक निफ्टी ने दिन में हाई बनाया था, क्लोजिंग बेसिस पर नहीं। और निफ्टी और सेंसेक्स ने वैसे हाई नहीं बनाया लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर बनाया। तो सबने अपने अपने हिसाब से कहीं न कहीं हाई जरूर बनाया है। लेकिन आज नतीजों के लिहाज से अहम दिन है। एचसीएल टेक के नतीजे तो आएंगे, लेकिन वायदा कारोबार की कंपनियों के भी अब नतीजे और शुरू हो चुके हैं जो निफ्टी के बाहर हैं। एल&टी फाइनेंस और पीवीआर आज अपने नतीजे पेश करेगी। सेल का ऑफर फॉर सेल जबरदस्त रेस्पॉन्स आता हुआ आज आपके लिए खुला है, जरूर पैसा लगाइए। इस पर भी विस्तार से देंगे आपको राय। गेल का आज बायबैक है और उस पर बोर्ड बैठक है। उम्मीद करें कि बायबैक पर अच्छी प्राइस और साथ ही इंटरिम डिविडेंड का कितना अमाउंट होता है वो भी आज गेल में तय किया जाएगा। तो ये 4 बड़ी चीजें जिन पर नजर रखनी है। हमने तो सबसे पहले ही बता दिया सर, बायबैक अच्छे प्रीमियम पर आने वाले। 95 पर बताया था सर। हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा हो गया एक्चुअली। इतना नहीं सोचा था कि इतना भाग जाएगा। 125-30 तक तो समझ में आता था, लेकिन हाँ वाकई में मार्केट भी बढ़ा है उसके बाद और वैल्यू तो है ही स्टॉक में। तो ऑयल एंड गैस स्पेस में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है गेल। तो इस हिसाब से अभी भी यहाँ से भी बायबैक है तो सोचिए अपसाइड और बन सकती है। और पिछले 2 दिनों से भी हम देख रहे हैं अच्छे एक्शन में रहा है ये काउंटर। और बाजार तो सर अच्छे मूड में ही रहा है, जो हम लगातार रोज चर्चा कर ही रहे हैं बाजार की। वहां पर भी कुछ एक्शन हमने बदलते हुए तो नहीं देखा। कल थोड़ा देखा एंड में हल्की सी सुस्ती आई, पर अभी तक सर सारे डिप्स पर खरीदारी हो रही है, एक्शन अच्छा बन रहा है। और एक ये जो चीज आप रोज समझा रहे हैं उसको जरा एक बार बताएं कि जो हर रोज हम देख रहे हैं 100 पॉइंट से रेंज बढ़ती हुई दिख रही है। 100-200 से आपने हाईलाइट किया था, अब तो हम 600 पर आ गए हैं। ये जो हायर टॉप हायर लोस का ट्रेंड है, ये आपको लगता है कि कंटिन्यू हो सकता है? कैसे समझें इसको? दीप, ये ट्रेंड लगभग 3 हफ्तों से आप देख रहे हैं कि बाजार हायर टॉप हायर लोस बनाता है। बीच में एक आध दिन कोई ऐसा होता है कि आप पिछले दिन के लो को तोड़ने की कोशिश करते हैं और तब लोगों को लगता है कि करेक्शन की शुरुआत हुई और उसके बाद वापस बाजार घूम जाता है। अब तक इस ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं, लेकिन मेरे लिए उससे भी ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां मैं ट्रेंड में बदलाव तो नहीं, जहां मैं पहला सावधानी का संकेत देखूंगा दीप, वो मेरा 230 फैक्टर है। जब तक आखिरी घंटे में बिकवाली नहीं जानी, और आखिरी घंटे की खरीदारी की इंपॉर्टेंस ये है, आज सुबह आप 9:15 बजे खरीदते हैं, आप आज के लिए खरीद रहे हैं कि चलो 9:15 बजे मिल रहा हूं, 3:30 बजे ऊपर मिलेगा, या फिर मुझे ये पता है कि 3:30 बजे तक बढ़ सकता है, पहले ले लूं। भले आप हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए, साल भर के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह क्यों खरीदते हैं? 9:15 पे क्यों खरीद रहे हैं? आराम से दिन भर पड़ा है ना। लेकिन 9:15 पे आप इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उस दिन के लिए आप कॉन्फिडेंट है। लेकिन जब आप 3:30 पर अपनी पोजीशन को लॉन्ग करके जाते हैं और वो भी गिरे हुए मार्केट में खरीद कर लॉन्ग करके जाते हैं, इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस कल को लेकर भी मजबूत है। और ये बड़ी चीज है। अगर आप कल को लेकर कॉन्फिडेंट हैं तो फिर वाकई में तेजी करने वाले अपर हैंड में, और अब तक वही हो रहा है। कल भले आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत सुस्ती थी कि चलिए, लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है? गुरुवार का सेशन था, एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी के दिन 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? और दूसरी एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दीप जो है वो ये, हर पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाजार घूम रहा है, वो तो है। और दूसरे पे आ गया तो आपका नसीब। कभी कभार 5 दिन में से एक दिन ऐसा होता है कि दूसरे सपोर्ट, कल सुबह लग रहा था शायद निफ्टी पर हो जाए, पर हुआ नहीं, वो भी नहीं, सपोर्ट भी नहीं आया। 14,471 के लेवल से घूम गया, 14,425 के आसपास, 14,430 के आसपास दूसरा सपोर्ट लेवल बनता है। तो एकदम परफेक्ट मार्केट। और आज का जो मैं पहला सपोर्ट लेवल आपको बोलूंगा, आप आश्चर्य करेंगे, अच्छा ये इतना ऊपर है क्या? वही ट्रेंड है कि हायर टॉप्स हायर लोज हो रहा है। बिल्कुल, हायर टॉप हायर लोज के जब तक संकेत है तब तक बाजार में बेहद मजबूती है। जब ये संकेत आना बंद हो तब भी कोई बाजार खराब नहीं है। बाजार को खराब होने के लिए बहुत कुछ खराब करना है, तब जाके खराब होंगे। मजबूती इतनी है, तो जब तक आपके लिए अहम सपोर्ट लेवल बाजार नहीं तोड़ता, जब तक आपको एक खराब क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ चले। जब होगा खराब
तब देखिए, या स्क्रीन पे तो दिखेगा कहीं, मतलब और कहीं जाके थोड़ी खराब होने वाला है। खराब होगा तो यही होगा। ठीक है, आपकी रिस्क एक ही है इस मार्केट में कि कभी गैप से खुल गया तो अब वो रिस्क तो आप हमेशा ही लेके चलते हैं। अभी आपको इसलिए ज्यादा लग रही है कि बहुत बड़ा हुआ है, अच्छा जिस दिन नहीं बढ़ा हो उस दिन क्या गैप से नीचे नहीं खुल सकता? वो तो खुलने में कभी जो आपको पता नहीं किस दिन गैप से खुलेगा, उसकी चिंता करने के बजाय रिस्क मैनेजमेंट करें अपना। बस सिंपल वही फॉर्मूला ठीक है। और कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स भी नहीं आए हैं, जो बाइडेन साहब का स्टिमुलस प्लान है एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था, तो वहां से भी कुछ और एक और चीज, हाँ माफ कीजिएगा मैं इस पे बात करूं, एक थॉट आ गया था, मैंने बताऊं जी जी जो कल 3:20 पे हम बात कर रहे थे। हाँ। ये मार्केट जहां अगर आपको ये डर है कि अचानक से गैप डाउन हो जाए जी, अचानक से ओवरनाइट, और पता चले हम सुबह उठकर देखा अरे ये क्या हो गया, अगर वो डर आपको है तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आप थोड़ा सा नीचे का आउट ऑफ द मनी का पुट लेकर, करेक्ट, हर रोज, जो कल मैं बात कर रहा था। ये मार्केट कॉल राइट करने का नहीं है हेजिंग के लिए, ये मार्केट पुट बाय करने का है हेजिंग के लिए। प्रीमियम आपको पुट राइटर में पुट खरीदने में बहुत ज्यादा भी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त तेजी का माहौल है तो पुट्स में प्रीमियम कम है। करेक्ट करेक्ट। तो आप पुट खरीद के जाएं, समझिए 14,575 पे आप बंद हो रहे हैं, आप 14,400 का पुट ले लो, 250 पॉइंट की रिस्क तो आप मैनेज कर सकते हो ना, इतनी तो करोगे लाइफ हाई पे। आपको उससे ज्यादा गिरे तो ही डर है ना, तो ही डर है, तो उसके लिए आप पुट रखो। सही बात है। बैंक निफ्टी 32,574 पे आप बंद हुए, राइट, आपकी रिस्क क्या है 500-600 पॉइंट की, इतनी तो रखोगे, 32,000 का पुट लेकर रखो, कम रखनी तो 32,200-300 का पुट ले लो, कि उससे ज्यादा गैप। आप 1% की रिस्क तो हमेशा मान के चलो, 1 से 1.5% की, ये रिस्क तो हमेशा रहेगी, हर एक मार्केट में रहेगी। उतनी पोजीशन आपको मैनेज करनी आनी चाहिए कि कल को ये हो जाए कि किसी वजह से गैप से खुल जाए तो 1 से 1.5% तक का नुकसान अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में नीचे खुले तो मेरा स्टॉक 2 या 3% खुल सकता है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, चलेगा। ये एक पहली स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर खुले मेरी बर्दाश्त के बाहर है तो फिर नीचे का पुट लेकर रखिए, ये आपका इंश्योरेंस है। ये एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ आपको तेजी की पोजीशन में बने रहना चाहिए। और होता क्या, दूसरे दिन आप फिर ऊपर खुलेंगे, पुट के दाम उतने कम होंगे नहीं क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नुकसान। भाई इंश्योरेंस प्रीमियम तो देनी पड़ेगी ना, अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो बिल्कुल वही है। तो हेजिंग करके रखें, बट बस हेजिंग पे आउट ऑफ द मनी पुट। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बढ़िया और आउट ऑफ द मनी पुट वो होना चाहिए जिसके नीचे बाजार खुले तो आपको तकलीफ, उस स्ट्राइक प्राइस का ले लो। आपको लगता है नहीं मुझे 14,500 के नीचे खुले तो ही तकलीफ है, तो आप 14,500 का लेके जाओ। ये आपको इंडिविजुअली एसेस करना है, सबको अपनी अपनी रिस्क देखनी। आपको जिस लेवल के नीचे बाजार लगता है कि अगर खुला तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, वो पुट आपको रखना है। बस क्लियर हो गया सर, ठीक है। एक सवाल और था सर बैंक्स पर, क्योंकि हम बाइडेन साहब का कुछ बोल रहे थे। बाइडेन साहब का मैं सर बोल रहा था कि स्टिमुलस प्लान उन्होंने अपना अनवील करा है, कोई सरप्राइज नहीं है, जो एक्सपेक्टेड था वैसा ही है। ठीक है, उम्मीदों के मुताबिक काम करते रहे। देखो अभी हमें कोई ज्यादा कुछ चाहिए नहीं उनसे, जो चाहिए सब डॉलर के रूप में मिल रहा है जी। ऊपर से फेरने के लिए ब्याज दरें नहीं बढ़ानी, नहीं करना है कुछ, बस इतना काफी है। कुछ झटका मत देना भाई साहब, बस हाँ, कुछ ऐसा मत बोल देना, ऐसा मत कर देना कि अचानक से अमेरिका 500, 700, 800 पॉइंट किसी दिन गिर जाए कि मैं तो टैक्स बढ़ाऊंगा या ये करूंगा या वो करूंगा, और सुबह सुबह पता चले हमारे यहाँ समस्या है। तो बस वो मत करना, बाकी सब ठीक है। और ट्रम्प साहब का ट्विटर तो बैंड है, तो फिक्र मत करें। नहीं, वो तो वो शत्रुघ्न सिन्हा वाला डायलॉग है, खामोश, मतलब सभी तरफ सभी जगह यूट्यूब ने भी कर दिया। लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ। आखिरी कुछ दिन ही है सर, अगले हफ्ते इस समय तक बाइडेन साहब ऑफिस में होंगे। हाँ, 25-24 तारीख 20 तारीख तो वहां पर भी नजर रहेगी। पर सर एक बैंक्स पर भी सवाल था, वो जो एक साइकिल हमने बैंक्स के लिए आइडेंटिफाई करा था, 2.5 दिन तेजी और फिर 2.5 दिन सुस्ती। अगर 2.5 दिन तेजी देखें तो आज उस तेजी का आखिरी दिन है। ये शतरंज के घोड़े की तरह है, 2.5 कदम ही चलने वाला है, 2.5 कदम वाला है। 2.5 दिन तेजी आमतौर पर एक्चुअली दीप न सिर्फ बैंक निफ्टी बल्कि बाकी सेक्टर्स में भी आप देखिए सेक्टोरल रोटेशन 2.5 दिन का। लेकिन ये 2.5 दिन वाला जो फॉर्मूला है वो मंदी में ज्यादा है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की आदत कैसे है, 2-2.5 दिन के कंसोलिडेशन करेक्शन के बाद भागता है, भागने में एक ही दिन लगाता है। हाँ, 1 से 1.5 दिन भाग के फिर वापस 2.5 दिन ठंडा होता है। तो अभी कल भागा है, परसों भागा था लाइफ हाई में, कल भागा है आधा दिन, अब थोड़ा ठंडा होने की कोशिश कल की है, आज देखते हैं। लेकिन इस ठंडे होने में भी बहुत ज्यादा नीचे की रिस्क दिख नहीं रही। और बैंक निफ्टी की भी आदत एक है निफ्टी के मुकाबले में, निफ्टी तो आपको फिर भी अहम सपोर्ट लेवल के नीचे कभी जाता दिखता नहीं, बैंक निफ्टी एक चांस देता है और ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। मसलन 31,725 4 दिन पहले दिखाया था, इसी हफ्ते खराब था। देखो
31,900 के नीचे जाना, हालांकि 31,725 हमने रॉक बॉटम बोला था, आपको याद है, उसी लेवल से घूमा था। लेकिन वो मैं लेवल देखना नहीं चाहता था स्क्रीन पे, लेकिन ब्लाइंड बाय था अलग बात है, लेकिन वो देखना नहीं चाहता था। तो बैंक निफ्टी एक बार आपको कोशिश तो करता है डराने की, देखिए मैं ट्रेंड और एक है ना, इन्होंने बैंक निफ्टी ने अपनी चाल से लोगों के दिमाग में माइंड में बिठा दिया कि मैं कमजोर हूं। कल जिसको हमने दूर करने की कोशिश की, देखिए नीचे के लेवल से बैंक निफ्टी पहले डबल हुआ है, निफ्टी अभी भी डबल नहीं हुआ, तो ऐसे कमजोर है नहीं, उसका परसेप्शन कमजोरी वाला बन गया, क्योंकि निफ्टी लाइफ हाई बनाया जा रहा है और बैंक निफ्टी ने अब जाके इसको कैचअप किया। तो ठीक है, अभी बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड सिंपल है, 2-2.5 दिन का करेक्शन होता है, कंसोलिडेशन होता है, फिर से भागने लगता है। ठीक है, तो नजर रखते हैं आज बैंक्स की चाल कैसी रहेगी। और सर आज तो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन भी करने वाले हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, मजा आएगा उस पर, बताएंगे क्या मंत्र होता है, मार्केट और कितनी तेजी में दिख रहा है। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ दीप, चूंकि हम बात तो कर ही चुके हैं कि बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे बनेगा, क्या कैसे बन सकता है, हमने हमारी तरफ से कोशिश की कि कुछ अच्छी डेटा क्रंचिंग, कुछ एनालिसिस करके आपके सामने रखा जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी उस शो को देखें। और हमारे में से काफ़ी दर्शक ऐसे हैं जो सिर्फ जानकारी के लिए देखना चाहते हैं, उनके लिए तो खैर है ही। काफ़ी हमारे ऐसे दर्शक हैं जो खुद रिसर्च भी करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च भी करते हैं, चार्ट्स भी देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप भी देखें और देखने के बाद आप अपनी ओपिनियन दें कि जो बेसिस पर हमने डेटा एनालिसिस किया है, जिन लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, वो आपको कैसे लगते हैं। नॉट नेसेसरी कि हर एक आदमी मेरी आपकी ओपिनियन से सहमत हो, होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी और मार्केट है, दोनों में सेम चीज है। डेमोक्रेसी में फिर भी एक बार सब लोग एक तरफ सोच ले, मार्केट में तो कभी दो लोग एक तरफ सोचते ही नहीं तो ट्रेड ही ना हो, या तो ऊपर का सर्किट या नीचे का सर्किट, एग्जैक्टली है ना। तो हर एक की राय की ओपिनियन की अपनी इंपॉर्टेंस है, और वही इंपॉर्टेंस मैं आपके साथ देखना चाहता हूँ कि आप भी अपनी देखिएगा 11 बजे सुबह। हमने एक ईमानदारी से अच्छी कोशिश की है, काफी मेहनत की है, कितना सही होगा कितना गलत होगा ये बाजार बताएगा, लेकिन हाँ, एक बार आप देख कर अगर अपना फीडबैक देंगे तो हो सकता है अगली बार हम और रिसर्च जो करें उस पर हमें मदद मिले। बिल्कुल, और जैसे कि अनिल जी कह रहे थे, हम रोज ही डेटा को देख रहे हैं और कई बार रिवाइज कर रहे हैं। आज भी सर एक इंटरेस्टिंग डेटा हमें मिल गया जो हम देखेंगे कि फिर इस पे इंकॉर्पोरेट कर पाए कि बिल्कुल। सुबह हम शो में आने के पहले मैं और दीप एक ही और डेटा पर डिस्कस कर रहे थे, तो फिर हमने कहा कि चलिए इसको भी हम ना बाजार का टॉप वाले शो में डिस्कस करेंगे, अगर संभव हुआ तो, नहीं तो फिर कल इस सोमवार पर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, तो ये तो रही 11 बजे के बाद, इस शो को आप मिस नहीं करें। पर सर आज के ट्रेड सेटअप को फिर समझाएं, नई वीकली एक्सपायरी भी शुरू हो रही है, क्या संकेत है? ग्लोबल सेटअप को मैंने न्यूट्रल रखा है जी। न्यूट्रल से स्लाइटली पॉजिटिव आप मान सकते हैं, क्योंकि डाउ थोड़ा नीचे बंद हुआ, हमारी उम्मीद 100 पॉइंट ऊपर की थी, और थोड़ा डाउ फ्यूचर्स भी नीचे चल रहा है, तो इसलिए न्यूट्रल है। एफआईज पॉजिटिव है, डीआईज के संकेत अपग्रेड हुए हैं दीप, फाइनली नेगेटिव से न्यूट्रल, और उसकी वजह है कि घरेलू फंड ने छोटा बेचा है। एफएनओ के संकेत न्यूट्रल है, न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव कोशिश साइड में, थोड़ा सा एक नोच नीचे की तरफ है। सेंटिमेंट ट्रेंड पॉजिटिव है। 14,425 14,475, और देखिए इस सपोर्ट रेंज को लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और इसलिए आज मैंने रेंज एक ही दी। अच्छा, हाँ। वैसे तो वैसे एक ही दे रहा हूँ, कल 2 देने के पीछे मकसद ये था एक्सपायरी का दिन, एक्सपायरी के दिन में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ चलता हूँ जी, एक्स्ट्रा सेफ जा, जहाँ रिस्क लेनी होती है तो सिर्फ 13 पॉइंट की लेनी होती है, हीरो या जीरो कॉल जो कल हो गया। आई अंडरस्टैंड कि हीरो जीरो कॉल में, इसलिए मैंने पहले से ये कहा कि भाई आप उतना ही लो, आप ये मान के चलो 13 रुपए, तो मुझे पता है कि मैं 13 रुपए की रिस्क लेने को आपको बोल रहा हूँ, 13 पॉइंट की रिस्क, इससे कम में आप ट्रेड बना नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। बट इस मार्केट में इसलिए आपके लिए जो रेंज है, पहला सपोर्ट है, वो बहुत साफ दिख रहा है, इसलिए आज एक ही रेंज दे रहा हूँ, 14,425 14,475 मजबूत सपोर्ट जो है ऊपर, 14,650 14,725 ये 75 पॉइंट की रेंज। बैंक निफ्टी जरूर मैं 2 रेंज दे रहा हूँ, 32,300 32,350 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। इसके नीचे फिसले वैसे तो चांस कम है, नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी किसी वजह से अगर आप कमजोर हो जाए तो 32,000 32,150 अगला बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन है, जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 32,700 32,850 हाई रेंज है दिन के लिए, और 32,950 33,050 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए रेंज जो निकल कर आ रही है। दिन के हिसाब से सर अगर लेवल देखें तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? पहला सपोर्ट जोन जी 14,560, ये तो है ही नहीं, जहाँ एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है अभी आपको,
लेकिन SGX निफ्टी में 40 पॉइंट की प्रीमियम आपको निकालना है, तो ये 14,520 के आसपास खुलना चाहिए, जो इस वक्त लेवल आपको दिख रहा है SGX निफ्टी का। 14,560 पहला सपोर्ट है, इसलिए रेंज का पहला वो, और 14,650 ऊपर। ओके, ठीक है। 14,475, 14,700 मीडियम रेंज है, 14,425 और 14,725 दिन की बड़ी रेंज। ओके, ये 3 रेंज है आपके लिए आगे। बैंक निफ्टी 32,300, 32,700 छोटी रेंज, 32,150, 32,850 मीडियम रेंज, 32,000, 32,950, 33,000 मान ले 1000 पॉइंट की रेंज। 560 थोड़ा क्लोज नहीं है सर कंफर्ट के लिए पहला सपोर्ट, या फिर इतना है कि यहीं से ही घूम? कल आप बंद हुए 14,595 पे जी, ठीक है। उसके पहले 2 दिन तक आपने क्लोजिंग दी, एक दिन दी 14,563, परसों जो क्लोजिंग थी 1 पॉइंट ऊपर 14,564 जी, उस हिसाब से पहला सपोर्ट लेवल वही यही है। बनता है। पहला सपोर्ट अगर उसके नीचे खुले तो अलग बात है, अगर उसके नीचे नहीं खुले तो पहला सपोर्ट लेवल वही है। अच्छा, वहां से तो फिर तो परेशानी की बात हाँ, नहीं है। मतलब लेकिन हो सकता है आप जिस हिसाब से SGX दिख रहा है उस हिसाब से तो आप नीचे खुलने चाहिए जी। खुलेंगे क्या पता 9 बजे आप 14,400 565 पे खुल जाए, यू नेवर नो। जो लेवल है वो है, जो लेवल है, हाँ। ठीक है। हाँ। तो अच्छा, 3 रेंज दे रहे हैं, हाँ। फर्स्ट रेंज इसका मतलब ये थोड़ी सेकंड नहीं आ सकती, आ ही सकती, लेकिन लेवल ये है। ठीक है, बैंक निफ्टी सर? बैंक निफ्टी के लिए दीप 32,300, 32,700 ये रेंज दे चुका हूँ, और बड़ी वाली रेंज 32,000, 32,950 की है। FI ने थोड़ी सी अपनी तेजी की पोजीशन कम की, 73% से 72% पर आए हैं वो। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर आया, थोड़ी सी चिंता की बात है, 25 बेसिस पॉइंट 23 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो बढ़ा है, थोड़ा सा मामला मतलब ओवरबोर्ड तो नहीं है लेकिन ऊपर है। हाँ, और सीरीज के पहले दिन में इतना नहीं देखना चाहता, क्योंकि वीकली सीरीज के पहले दिन है, तो थोड़ा सा वो एक चीज है। विक्स कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस क्या करें सर? स्टॉप लॉस रिवाइज करके ऊपर आया हूं मैं, 14,400 का अब तक स्टॉप लॉस चल रहा था, और अब स्टॉप लॉस है 14,475 का। ठीक है, और ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए दीप आपको आज क्लोजिंग बेसिस पर। 32,275 बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस होना चाहिए आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर दोनों ही। ओके, शॉर्ट साइड पर 14,675 या आखिरी स्टॉप लॉस, 32,750 आखिरी स्टॉप लॉस। ओके, ये दोनों चीजें ठीक है। नई पोजीशन सर? खरीदे 14,425, 14,475 की रेंज में, 14,400 का स्टॉप लॉस, 14,560, 600, 650, 700 ये होंगे ऊपर के टारगेट। ओके, जो बेचना चाहते हैं 14,700, 725 की रेंज में एक चांस ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम है कि खुले अगर आप 50 पॉइंट नीचे, तो फिर 14,650 से ही आपको मूड बनाना शुरू करना है, अगर रिकवरी आए तो क्या मैं यहीं बेच दूं, तो देखते हैं कैसे क्या खुलता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। 14,700, 725 फिलहाल सेफ रेंज है। 14,750 का स्टॉप लॉस है, 14,650, 600, 565 और 500 ये 4 टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर रेंज बनाने की सलाह। बैंक निफ्टी क्या करेंगे? 32,300, 32,350 की रेंज में एग्रेसिव ट्रेडर खरीद सकते हैं, और पहली टिक पर अगर वहां खुले तो वहां खरीद लेना चाहिए। वैसे स्टॉप लॉस 32,150 का दे रहा हूँ दीप, 3 जगह बहुत बढ़िया है जहां खरीदना चाहिए जी। 32,000, ओके, 32,150, 32,300, 350 की रेंज, 50 पॉइंट में कहीं भी। ये 3 लेवल बैंक निफ्टी के लिए परफेक्ट है, और इन 3 लेवल पर अगर आप खरीदते हैं तो आपकी एवरेज होती जाएगी और आप नुकसान नहीं करेंगे, ये बात करें। लेकिन अगर किसी एक लेवल पर समझिए आप 32,350 पे करें तो थोड़ी सी आपकी रिस्क बढ़ जाती है। 32,150 पे आप मॉडरेट रिस्क में खरीद रहे हैं, और 32,000 के आसपास बिल्कुल। अब वो आएगा नहीं आएगा सेकेंडरी चीज है, वो अलग बात है मार्केट के मूड माहौल के साथ, लेकिन फिलहाल ये रेंज एकदम परफेक्ट है जहां आप एग्रेसिव ट्रेडर खरीद सकते हैं। 32,150 का स्टॉप लॉस रखिए, 32,400, 425, ओके, 400, 425 में से एक ही रख सकते हैं हम। 32,425 काफ़ी है, 400 वाला हटा देते हैं। 32,425, 32,500, 575, 675 और 750 ये होंगे टारगेट आपके लिए बैंक निफ्टी पर खरीदारी करने के लिए आज से। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब ये शॉर्ट करने में एक इशू आ रहा है जी। दिल तो ये कहता है 32,700 के आसपास भी एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन दिमाग कहता नहीं इतना हड़बड़ी और जल्दबाजी मत करो, 2 दिन से लाइफ हाई बना रहा है, आराम से देखो, ऐसा क्या जल्दी है। जो जल्दी में शॉर्ट कर रहे हैं वो पहले दुखी है। लेकिन समो दीप 2-3 दिनों से जो बाजार एक इंडिकेशन दे रहा है, वो ये दे रहा है कि ऊपर में आप बेचो भी। करेक्ट, और इसलिए हम हर रोज बोल रहे हैं आज ऐसे में ऊपर में 32,700 के आसपास बेचना है या और ऊपर, यही कॉल लेना है। तो मैं जहां कंफर्टेबल हूं 32,850, 32,950 की रेंज, वहां तो आप बेच ही सकते हैं। ओके, बाकी कितना गैप से खुल के कैसे ऊपर आते हैं उस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल 32,850, 32,950 की रेंज में बेचिए। 33,050 का स्टॉप लॉस है,
33,000, 32,725, 675, 575 और 525, ये 4 टारगेट होंगे आपके लिए बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा सेटअप आज के लिए किस तरह से ट्रेड करना है। बैन लिस्ट आधी हो गई है सर, अब सिर्फ BHEL है और सेल बाहर आ गया है और सेल पर कुछ इंटरेस्टिंग एनालिसिस भी आपके साथ करेंगे। पर उससे पहले जरा डेटा समझाएं सर, क्या बता रहे हैं FIS? 1077 करोड़ की खरीदारी है, फिर से 4 डिजिट में ही, अच्छी बात है। और साथ में घरेलू फंड ने और छोटा किया है बेचना, 188 करोड़ का ही बेचा है, तो इसलिए इनके डेटा न्यूट्रल हुए। हालांकि मैंने न्यूट्रल करने में जल्दबाजी की, एक आध दिन देखना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा उत्साहित था, मैंने कहा चलो ठीक है ना, इन्होंने कम बेचे तो आज इसकी क्रेडिट तो कुछ तो संकेत है। कुछ तो। अच्छा, FNO के डेटा भी अच्छे हैं थोड़े, 9 करोड़ की खरीदारी है, 3 दिनों तक अच्छा इंडेक्स, 1000 करोड़ से ज्यादा बेचने के बाद हाथ रोका है जी। 568 करोड़ के स्टॉक्स बेचे, ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो डेटा बाकी ठीक है, FIS की तरफ से कोई समस्या नहीं। वायदा कारोबार के डेटा में देखिए, बैंक निफ्टी की प्रीमियम 128 पॉइंट, थोड़ी ज्यादा है, कम करो भाई। हाँ, ज्यादा है। तो डेटा सीरीज के पहले दिन बहुत कम है, खाली पिछली सीरीज एक्सेप्शनल थी, बहुत सारे डेटा वाली। इस सीरीज में वही 12-15 लाख शेयरों का है, तो कोई खास मतलब नहीं है। 32,500 आपके लिए बैंक निफ्टी पर इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ 6 लाख शेयरों में पुट में इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट, और 7 लाख शेयरों में कॉल है। तो 32,500 के ऊपर हैं आप, बहुत ही बढ़िया है। 32,500 के नीचे तो हल्का सा नीचे आ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत कमजोरी वाला मामला हो, ये ठीक है। और बाकी डेटा में बहुत ज़्यादा डीप, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी की तरफ बहुत ही डेटा कम है। ठीक है, मेक डू करते हैं सर, सीरीज की शुरुआत है, पर देखते हैं किस तरह का, वीकली सीरीज की एक शुरुआत है, देखते हैं कैसा एक्शन होगा। अच्छा, अब जानते हैं अनिल जी की तरफ से आज आपके लिए आ रहा है स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है मेरी तरफ से। जो ऑफर फॉर सेल आज से रिटेल के लिए खुल रहा है, उसमें आपको पैसा लगाना चाहिए। ओके, अच्छा डिस्काउंट है, 64 रुपए फ्लोर प्राइस दी है। आई डोंट नो क्या एग्जैक्ट प्राइसिंग होगी। कुछ खबर चली थी 65.6 का क्लियरिंग प्राइस निकला है नॉन रिटेल का। नॉन रिटेल के लिए तो फिर इसके ऊपर की जो भी प्राइस है वहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 65-66 कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीजें दी, एक तो फ्लोर प्राइस काफी बढ़िया है जी। जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आया, 4 गुना ऑफर फॉर सेल भरना, करेक्ट, बड़ा PSU के लिए बड़ी बात है ये। और ये कोई ऐसा नहीं कि उनका प्यार PSU के लिए जागा है, ये प्यार सेल के बिजनेस के लिए जागा है। क्योंकि अगर 5-5 हज़ार रुपए पर टन एबिटा करेंगे अगर, तो मतलब परफॉर्मेंस क्या रिजल्ट्स आएंगे आप सोच सकते हैं। ये आपके नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे के लिए एकदम परफेक्ट स्टॉक है। तो इसलिए जो परफॉर्मेंस आएगी, इस बार भी रिजल्ट तगड़े आएंगे, दाम बढ़ा ही रहे हैं। तो हर एक तरह से मुझे लगता है कि ग्रोथ आउटलुक बढ़िया है। एंकर बुक जो इंस्टीट्यूशनल बुक बहुत अच्छी बनी है जी। और प्राइसिंग भी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो इन सबको देखते हुए आप ऑफर फॉर सेल में लगा सकते हैं। वायदा कारोबार के बैंक से बाहर भी निकला है, तो मुझे लगता है FNO ट्रेडर भी एक मौका, कल 9-10% नीचे गया था। मेरा वही सवाल था सर कि रिटेल तो लगा लें, जो ट्रेड करना चाहते हैं वो करें, लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए। अब ये है कि जरूरी नहीं कि आज का आज बढ़ जाए, वैसे तो मेरे हिसाब से बढ़ ही जाना चाहिए आज ही। अगर आज का आज ना भी बढ़े तो 2-4 दिन के लिए होल्ड करें, कोई दिक्कत। पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं 100%। वापस मुझे लगता है 70-72 हो जाएगा ये। अच्छा, फ्यूचर्स, हाँ, तो फ्यूचर्स में 5 रुपये मतलब बहुत हो गया ना, बहुत हो गया। अच्छा, अगेन इस लेवल से तो 67 से तो मिल ही जाएगा, 5-7% की वापस आपको मिल जाएगी तेजी। ठीक है, तो सेल है आपके लिए स्टॉक ऑफ द डे, और रिटेल निवेशक ऑफर फॉर सेल में जरूर पैसे लगाएं। और सेल पर तो खैर व्यू तो आपका अच्छा ही रहा है, पर स्टॉक ऑफ द डे ऑफर फॉर सेल में पैसे लगाएं रिटेल निवेशक। सेल 64 का फ्लोर प्राइस है, पर क्लियरिंग प्राइस के ऊपर ही आप अपनी बिड लगा सकते हैं। आइए आपको बता देते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है खबरों के दम पर, और साथ ही ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। कुशल, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आज जो निफ्टी में नतीजा आने वाला है HCL टेक का, जो प्री ओपनिंग में आता हुआ दिखेगा, यहाँ पर फोकस रखिए। इसके अलावा FNO स्पेस से L&T फाइनेंस होल्डिंग्स और PVR के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। कैश स्पेस में आदित्य बिरला मनी और शॉपर स्टॉप जैसे शेयरों पर आपको नजर रखनी है। इसके साथ साथ जो है सेल का OFS जो है आज रिटेल निवेशकों के लिए खुलता हुआ नजर आएगा, जैसे कि अनिल जी ने आपको बताया। इसके अलावा गेल, इसकी बायबैक पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है, तो देखना होगा कि कितना का जो बायबैक प्राइस है वो निकल कर
नजर आता है। साथ ही IRFC का जो IPO है वो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आज खुलता हुआ नजर आएगा, तो यहां पर भी अपनी नजर बनाए रखें। और RBI जो है वो 2 लाख करोड़ के रिवर्स रेपो ऑक्शन जो है आज करेगी। वी गार्ड यहां पर भी जनरल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पर चर्चा होगी। कुछ पोस्ट मार्केट नंबर्स भी आते हुए दिखे हैं कल बाजार बंद होने के बाद, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वीक रही है, क्योंकि आय जो है वहां पर 36% की गिरावट हमें देखने को मिली है, पर मार्जिन यहां पर 7% से बढ़कर ऑलमोस्ट 12% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। इसके अलावा टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स एक क्लियर इंडिकेटर ओवरऑल स्टील सेक्टर के लिए बेहतरीन नंबर्स यहां पर आते हुए दिखे हैं। मार्जिन जो है 3.5% से बढ़कर 30% हो गए हैं, और साथ ही अगर आप कंपनी का मुनाफा देखें तो वो 304 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। पिछले साल जो है 112 करोड़ का घाटा दर्ज किया था कंपनी ने। भारतीय एयरटेल फाइनली जो है जो फरवरी के MSCI का रिव्यू है वहां पर इसको शामिल कर लिया गया है। NSDL ने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको 49% से बढ़ाकर 100% पर अपडेट कर दिया है। और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 9 फरवरी को जो है MSCI रिव्यू की घोषणा होनी है। साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर हमने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन है कि जो PE फंड्स के साथ बातचीत हो रही है वो अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में भी आ गई हैं, और यहाँ पर निजी PE फंड्स को हिस्सा बिक्री के लिए जो है चर्चा शुरू हो गई है। 15 से 20% हिस्सा बेचने की योजना है कंपनी की, और यहाँ पर अपोलो ग्लोबल, TPG और ब्रुकफील्ड जैसे जो PE फंड्स हैं वो हिस्सा ले सकते हैं, और करीब 2000 करोड़ के लिए जो है ओवरऑल हिस्सा बिक्री का करार हो सकता है, तो यहाँ पर भी आपको नजर रखनी होगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ दमदार खबरों वाले शेयर्स जहां पर रखनी है नजर। आइए कुछ और शेयर्स और फंड एक्शन जानते हैं देवांशी के साथ। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आदित्य बिरला कैपिटल अच्छी खबर आती हुई दिख रही है आज के दिन में। आप देखिए बोर्ड ने मिस्टर रमेश सोपती को कल एडिशनल डायरेक्टर के पद पर नियुक्त कर दिया है। इससे पहले वो इंडसइंड बैंक का कार्यभार संभालते थे, और अब देखिए ये आदित्य बिरला कैपिटल के लिए भी पॉजिटिव खबर होती हुई दिख रही है। वेंकीज और गोदरेज एग्रोवेट पर नजर रखनी होगी, जहां पे दिल्ली में पोल्ट्री मार्केट खोलने का निर्देश दे दिया है। जो बर्ड फ्लू की जांच के लिए पोल्ट्री बाजार से सैंपल्स लिए गए थे वो नेगेटिव निकले हैं, और उसके बाद ये निर्देश आता हुआ दिखा है। चिकन स्टॉक के व्यापार के इंपोर्ट पर भी जो पाबंदियां लगाई थी वो हटाने के निर्देश दे दिए हैं। ये पॉजिटिव है इन दोनों स्टॉक्स के लिए। और साथ ही अगर बल्क डील्स पर नजर करें, आज अहुल या कॉन्ट्रैक्ट्स पर बल्क डील होती हुई दिखी, जहां पे SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 26 लाख शेयर्स खरीदे हैं, यानी कि करीब 4.25% इक्विटी 265 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। और वहीं DSP म्यूचुअल फंड ने करीब 25 लाख शेयर्स बेचे हैं। IIFL सिक्योरिटीज में भी कंपनी ने करीब 56 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और वहीं बेनेट कोलमैन ने करीब 27 लाख शेयर्स बेचे हैं 52 रुपीज 73 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और आखिर में आप देखिए सीक्वेंस साइंटिफिक, जहां पे एक्सेंट इंडिया फंड ने करीब 40 लाख शेयर्स बेचे हैं, करीब 1.5% इक्विटी उन्होंने बेची है 200 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पे आती हुई दिख रही है। ओके, तो काफ़ी सारे खबरों वाले शेयर्स हैं जहां पर रखनी है आपको नज़र। ब्रोकरेजेस का क्या कहना है ये बताने के लिए चलते हैं FIR पर। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु, ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले देखिए गैस स्टॉक्स पर रिपोर्ट आई है CLSC की, जहां पर ये कह रहे कि 2021 इस पूरे सेक्टर के लिए बढ़िया थीम हो सकती है। ऑयल इंडिया यहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, लेकिन जो लक्ष्य है वो ज़्यादा ऊंचे नहीं दिए। लक्ष्य बिकवाली की राय से बदलकर अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य 60 से बढ़ाकर 120 कर दिया है, लेकिन कल की जो क्लोजिंग हो 117 की, यानी ज़्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो गेल यहाँ पर भी स्टॉक पर बुलिश है, खरीदारी की राय तो दे ही रहे। लक्ष्य 125 से बढ़ाकर 170 कर दिया, करीब 145 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। पेट्रोनेट LNG पर 270 रुपये का लक्ष्य दिया है। GSPL पर ये थोड़े से बुलिश नजर आ रहे हैं, यहाँ पर खरीदारी की राय दी है 330 के लक्ष्य के लिए, 213 कल की क्लोजिंग है। IGL पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, लेकिन लक्ष्य में बढ़ोतरी की है, खरीदारी की राय को बदलकर अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य 525 से बढ़ाकर 615 कर दिया है। MGL पर 1470 का लक्ष्य दिया, और गुजरात गैस पर भी बुलिश है 450 के लक्ष्य के लिए, 375 कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल लगातार ब्रोकरेज हाउस की जो है पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हैं। आज गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, 645 का लक्ष्य दिया है। ये कह रहे कि आय ग्रोथ आगे जाकर 30% के आसपास की देखने को मिल सकती है। मॉर्गन स्टैनली भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 680 रुपये के लक्ष्य के लिए। ICICI प्रूडेंशियल पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 630 के लक्ष्य के लिए, 510 कल की क्लोजिंग है। और बिंदु फार्मा यहाँ पर भी नजर रखिए, JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1050 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई FMCG कंपनीज पर, जहाँ पर ब्रिटानिया पर ये ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 4285 के आसपास का इन्होंने लक्ष्य दिया है,
नेस्ले पर इक्वल वेट की रेटिंग दी है 19,902 रुपए के लक्ष्य के लिए, और टाटा कंज्यूमर पर ये थोड़े से बेरिश नजर आ रहे हैं क्योंकि अंडर वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 494 का ही लक्ष्य दिया और 613 कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज आपको रखनी है नजर। आइए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वक्त है उनके साथ शुरुआत करने का पिक ऑफ द डे के साथ। और चलिए आज के कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत सिमी जी के साथ। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा शेयर चुना है आज आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरा शेयर होगा बीपीसीएल। खरीद कर चलने का सलाह होगा, 418 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। टारगेट्स 436 और 443, ये दो टारगेट्स के लिए बीपीसीएल को खरीदने का सलाह होगा। ओके, बीपीसीएल में खरीदारी करने के लिए सिमी जी आपको पता है बीपीसीएल और वागले साहब का क्या कनेक्शन है? नहीं, कनेक्शन नहीं मालूम नहीं था, क्या बताइए? वागले साहब जरा बताइए सिमी जी को, आपका बीपीसीएल के साथ क्या नाता है? अनिल जी मेरा पहले तो अनिल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वागले साहब जी। अनिल जी बहुत गहरा नाता है, लेकिन अभी आपके नाते आपसे नाता जुड़ने के बाद मैं वो सब भूल चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से आजकल वागले साहब हर रोज सुबह शाम दिन रात हमारे साथ रहते हैं, पहले बीपीसीएल के साथ रहते थे एक जमाने में बीपीसीएल। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये एक वन ऑफ द रेयरेस्ट केस है कि आप किस तरह से बीपीसीएल का जॉब छोड़कर आप टेक्निकल एक्सपर्टाइज करते हो और देश के टॉप टेक्निकल एक्सपर्ट्स में आकर बनते हो। तो ये वागले साहब का जो डेडिकेशन, लगन चार्ट्स के लिए, बाजार के लिए, ये सीखने समझने लायक है। जो बड़ा मतलब क्या कहना चाहिए इसको, बड़ा बहुत ही बड़ा चेंज जो आप जिंदगी में लेते हैं। तो चलिए बीपीसीएल खरीदने की राय है और इसलिए मैं जब बीपीसीएल तो मैं जानबूझ के उनसे डिस्क्लोजर लेता हूँ, डिस्क्लोजर दो। हालांकि जरूरत नहीं है, अब तो वहाँ सालों पहले कभी एम्प्लॉय हुआ करते थे। तो 436 और 463 ये दो टारगेट के लिए बीपीसीएल में आपको करनी है खरीदारी। वागले साहब बताएं सर आपका शेयर आज के लिए। अनिल जी मैं बाय करके चलूंगा कैडिला को 500 के लेवल के पास। जब ये कल निकला आखिरी 1 घंटे में, तो इसमें एक शायद ये कल किरण जी ने भी कवर किया था कल इंट्राडे। मुझे लगता है डेली पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है आज और कल में इसमें ये कंटिन्यूएशन मूव आनी चाहिए। मेरा 497 का स्टॉप लॉस होगा, 503 का बंद है। 1-2 रुपए नीचे अगर मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो वो लेवल पे, ओपनिंग लेवल पे भी बाय किया जाए। 516 तक के अपसाइड में देख रहा हूँ आज और मंडे को। ओके, 516 तक जाने की संभावना है केडिला में। ये है राय आपके लिए वागले साहब की तरफ से। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपने आपकी पिक ऑफ द डे। कल वैसे तो आप दे चुके हैं पिक ऑफ द डे, राइट? अनिल जी आजकल तो रोज ही देते हैं सुप्रभात। पहले तो आपको, दीपांशु को और सारे व्यूअर्स को, और सिमी जी आपको धन्यवाद है। कल हमने स्पेशल पिक में बीपीसीएल को कवर करा था, तो आगे की जिम्मेवारी अब आपने ली है, तो उसके लिए धन्यवाद। और अनिल जी आज का जो पिक ऑफ द डे है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। लीवर पर खरीदारी की राय है। नीचे में एक डबल बॉटम लगा है और लीवर अमूमन हमने देखा है कि नतीजों से पहले एक बार स्टॉक के अंदर रैली बनती है, तो यहां पर लीवर को खरीदने की राय है। 2370 2370 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 2450 2450 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर है पिक ऑफ द डे। ओके, HUL खरीदे, ये राय बंसल जी की। गुड मॉर्निंग शुभम जी, बताइए सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का जो पिक ऑफ द डे है वो फार्मा स्पेस में से है और मुझे लगता है कि औरोबिंदो फार्मा पे एक हमें लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो इसमें अगर हम डेटा पर्सपेक्टिव से देखें तो कल डेरिवेटिव डेटा में काफ़ी समय के बाद एक लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला, और अगर हम टेक्निकली इसके स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ समय से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और कल एक प्राइस ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है कि ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे हमें और फॉलोअप मूव आता हुआ दिखेगा। तो 1000 रुपये के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है जो लगभग 26 रुपये के आसपास क्लोज हुआ था, उसको खरीदने की राय है। यहाँ पे लक्ष्य होगा 38 रुपये का और स्टॉप लॉस मेंटेन करें 19 रुपये पे। तो आज औरोबिंदो फार्मा पे खरीदारी की राय है। ओके, औरो फार्मा का 1000 रुपये वाला कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। ये है राय शुभम जी की तरफ से। आपको 19 रुपये का स्टॉप लॉस और 38 रुपये का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आप लेकर चले। HDFC सिक्योरिटीज से VK शर्मा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। शर्मा साहब आपका पिक ऑफ द डे बताएं सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते सर। और सभी को इको आ रहा है सर। जी सर।
मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात ये कि मेरा जो स्टॉक है आज इन्फोसिस है, लेकिन उसके पहले मैं कमेंट करना चाहूंगा जो आपने बीपीसीएल का जिक्र किया था। सर, फॉर्मेटिव जो ईयर्स होते हैं आपके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिस तरह की ट्रेनिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में दी जाती है वो आपके लाइफ भर काम आती है। मैं समझता हूं कि हमारे जो विश्लेषक हैं इस बात से भरी भांति इस बात को, क्रेडिट को मानेंगे कि कहीं ना कहीं आज जो अच्छा कर रहे हैं उसमें बीपीसीएल का भी एक कहीं पे एंगल है जो उनको हेल्प कर रहा है। तो इन्फोसिस के स्टॉक के लिए जो मैं ऑप्शन दे रहा हूं सर, 1380 की कॉल खरीदी जा सकती है। 35 रुपए पे ये लास्ट क्लोज था। 27 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा इसका करीब 45। कल एक डोजी बनाया है, तो मैं समझता हूं कि अब इसकी वीकनेस समाप्त हो चली है और आगे चल के स्टॉक को बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है। ओके, तो इन्फोसिस पर रखिए नजर। कल दमदार नतीजों के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली देखी, बट सेकंड हाफ में काफी ज्यादा एक्टिव रहा। 1380 की कॉल खरीदनी है, ये है आपके लिए शर्मा साहब की तरफ से राय इन्फोसिस के काउंटर पर। ढेरों स्टॉक्स आज आपको फिर से एक्शन में आते हुए दिखेंगे, एक बार वहीं पर नजर डाल लेते हैं जिस तरह से मूवमेंट भी बन रहा है। शर्मा साहब, दमदार नतीजे आए हैं अब तक, जहां तक टीसीएस, विप्रो और साथ ही इन्फोसिस का सवाल है, आज एचसीएल टेक के नतीजे आ रहे हैं, यहां से क्या एक्सपेक्टेशन है सर? सर, ये भी आपको ध्यान रहेगा कि इन्होंने सबसे पहले पिछले क्वार्टर में जब रिजल्ट आए, इसके पहले क्वार्टर में जब रिजल्ट आए थे, तो इन्होंने लीड ली थी और इन्होंने एक तरह से सेक्टर की लीडरशिप ले ली है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है वो उनकी भरपूर उससे बेहतरी परफॉर्मेंस आएगी। और जब इन्फोसिस ने अपना गाइडेंस देना वापस शुरू कर दिया और अभी और फर्दर गाइडेंस बढ़ाया है, विप्रो के भी जो गाइडेंस है वो हालांकि उन्होंने रेंज दी है, लेकिन अपर रेंज पहले के भी बेहतर है। तो ये सेक्टर चलता रहेगा और इसमें एचसीएल टेक भी निराश नहीं करेगा इन्वेस्टर्स को, ये मैं मानता हूं। ये अन्य बात है कि सेलन रैलीज का कंसेप्ट हो सकता है, जिन्होंने पोजीशंस ली हो पहले और एक्सपेक्टेशन में, वो शायद बेचें, ये अलग बात है, लेकिन रिजल्ट्स में किसी प्रकार की आपको निराशा नहीं होगी। बिल्कुल, तो रिजल्ट से निराशा नहीं होगी, थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहेगा, बट जो सेक्टर है पूरा का पूरा बढ़िया परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स आपको इस समय देख रहा है। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर रखिए नजर, आज आने वाले हैं इसके नतीजे। कुछ और स्टॉक्स हैं जिनके आने वाले नतीजे, उन पर भी चर्चा करेंगे, और साथ ही कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर नतीजे आ चुके हैं, जहां पर हमें रिएक्शन का इंतजार है। जरा एक स्टॉक आप देखिए बंसल जी, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, दमदार नतीजे आते हुए देखे हैं, आय में अच्छी बढ़त है, ऑपरेशनली तो देखें मार्जिन्स में बड़ा उछाल आया है, ऑपरेशनल प्रॉफिट भी बहुत बड़ा उछाल है, इनका एबिटा 11.5 गुना बढ़ा है और घाटे से मुनाफे में आई कंपनी। चार्ट्स कैसी दिख रही हैं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स बंसल जी? कल 719 पर बंद हुआ था। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये रैली जल्दी रुकेगी नहीं। जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें, और टेक्निकली देखें तो स्टॉक कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है और अल्टीमेटली ये स्टॉक 790 800 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। तो करेक्शंस पर टाटा स्टील लॉन्ग के अंदर खरीदारी की राय होगी। ओके, टाटा स्टील लॉन्ग में करें खरीदारी। शर्मा साहब, गेल पर आपकी राय दीजिए। आप पीएसयू कंपनियों की बात भी करते हैं, गेल का आज आने वाला है बोर्ड बायबैक, उस पर बोर्ड बैठक है और शायद इंटरिम डिविडेंड भी आ सकता है, दोनों के लिए तैयारी। 144 रुपए, क्या है व्यू आपका सर? सर, गेल के अंदर पहली बार मैं ये बता चुका हूं कि टीसीएस के अंदर जो मैंने एक बार बोला था कि लोगों को कि आप बायबैक में दे देना चाहिए, गलती थी। अब गेल के अंदर वो गलती शायद नहीं भी करें तो भी चलेगा, और अच्छा ये रहेगा कि डिविडेंड के लिए भी वेट करें। और ये जो सेक्टर है इसकी ये देखते हुए कि आगे गैस का यूसेज बढ़ेगा और गैस कैरी करनी हो और उससे रिलेटेड जो भी संभावनाएं पॉजिटिव होती हैं वो गेल के लिए काम करती हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें बने रहना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट जैसे भी, मतलब जो भी बायबैक आएगा उसको, प्राइस को देखें, उसके बाद में डिसीजन लें जी को पूछ के। ओके, तो ये है आपके लिए गेल पर आए, बने रहें, डटे रहें, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आइए, सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुमित जी से भी ले लें उनका आज का पिक ऑफ द डे। सुमित जी, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे को लगता है कि बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को यहाँ पे चूज करना चाहिए। स्टॉक एक यहाँ से अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। आज के लिए और आने वाले दिनों के लिए भारत डायनेमिक्स में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो मार्केट खुलने के बाद भारत डायनेमिक्स में खरीदारी करें। स्टॉक यहाँ से मेरे को लग रहा है ऊपर में
360 तो इमीडिएट के टारगेट्स बनेंगे और ये लेवल्स अगर टूटते एक बार तो 380 रुपए से लेके 390 रुपए तक का अपसाइड मूव भी देखने को मिल सकता है। तो 345 348 के आसपास स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। 335 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। 360 375 ये लेवल्स भारत डायनामिक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो पिक ऑफ द डे के तौर पे इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। तो जो आप कह रहे हैं सुमित जी, बाजार खुलने के बाद इसमें खरीदारी करें, पहले संभव नहीं है? पहले संभव नहीं है, खुलने के बाद ही करना पड़ेगा। ओके, तो 9:15 का करना होगा इंतजार, और जिनको ज़्यादा जल्दी है वो प्री ओपनिंग सेशन में भी देख सकते हैं, लेकिन करें जो भी वो बाजार खुलने के बाद। एक अच्छी खबर बता दूं सुमित जी आपकी पिक ऑफ द डे के लिए, वो ये कि इस कंपनी ने भारत और यूके ब्रिटेन की सरकार के साथ सहयोग पर काम करने का एक करार किया है। थेल्स, ये मेरे ख्याल से ब्रिटेन की कंपनी है, इनके साथ स्टार स्ट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम ये बनाने की तैयारी भारत डायनेमिक्स की होगी। हालांकि ये ऐलान नहीं किया कि कितने बड़ा अमाउंट होगा, कितना निवेश होगा, कितना बिजनेस होगा, लेकिन ये अनाउंसमेंट आया, ये अपने आप में एक अच्छी खबर है। भारत डायनेमिक्स पर आप रखिए आज नज़र। सुमित जी की राय। कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास की कुणाल जी दिख रहे हैं, लाल कलर में चमकते। कुणाल जी मंदी है आज? लो, कुणाल जी ऑड मैन आउट, मनने वाले नहीं। थोड़ी देर में कुणाल जी से फिर संपर्क करेंगे। कुणाल जी के यहाँ शायद कुछ दिक्कत आ रही है कनेक्शन में। आइए तब तक कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस कर लिया जाए, उनमें से एक और है भारती एयरटेल। शर्मा साहब, इस पर आपको राय देनी है। अब फाइनली MSCI की तरफ से भी आ गया कि फरवरी में जो रिव्यू किया जाएगा उसमें भारती एयरटेल का जाहिर सी बात है कि अब हिस्सा बढ़ेगा, क्योंकि NSDL ने FIIs की लिमिट को 49% से बढ़ाकर 100% कर दिया है अप्रूवल आने के बाद। 9 फरवरी को रिव्यू होने जा रहा है। क्या भारती एयरटेल यहाँ पर 580 में भी खरीदने का मौका है या इंतजार करें? करेक्शन का व्यू क्या है आपका स्टॉक पर, वो बताएं सर। देखिए, जो सेक्टर है उसका व्यू तो पॉजिटिव ही है, और यहाँ पर एक अलग से इसको जो टेलविंड मिल रही है वो अपडेट की मिल रही है MSCI इंडेक्स के अंदर। तो वो उसकी हमने हमेशा देखा है कि जब कभी भी इस तरह से होता है तो ऑल्दो हम समझते हैं कि ये प्राइस के अंदर ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है ये न्यूज़, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर अपवर्ड सरप्राइज आते हैं जब वो डेट पार निकल जाती है। तो मेरे ख्याल से इसमें अभी भी जगह है, इस वक्त भी लिया जा सकता है, और ट्रेडिंग के लिए लें तो स्टॉप लॉस रखें, वरना ऑप्शन के जरिए लें। और निवेश तो हमारे यहाँ से भारती का रिकमेंडेड ही है, जो आप इस करंट भाव पे भी ले सकते हैं, वो लंबी अवधि के लिए होगा। ओके। अरे बंसल जी, आपके दिल्ली में इंटरेस्टिंग खबर है ये कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब यहाँ के पोल्ट्री मार्केट खुल जाएंगे और चिकन के स्टॉक और इसके इंपोर्ट पर जो कुछ भी पाबंदियाँ लगी है वो भी अब दूर हो जाएंगी, और बर्ड फ्लू की जांच के लिए जो सैंपल भेजे थे वो नेगेटिव निकले। तो आप किस बात से खुश हैं, ये मार्केट खुलने की वजह से या आज ये स्टॉक बढ़ेंगे उस वजह से? नहीं अनिल जी, इसलिए खुश हूँ अनिल जी, देखिए कभी भी कोई बीमारी आती है वो मतलब कि उसके जाने के संकेत आते हैं तो एक खुशी की बात होती है। तो अनिल जी, मार्केट खुलेगी तो जिनका रोजगार इफेक्ट हो रहा है उनको भी बढ़िया होगा, और जिनके पास स्टॉक है उनके लिए भी बढ़िया है। तो अनिल जी दो तरफा खुशी है यहाँ पर। क्या बात है, बढ़िया, दिल बड़ा है आपका बंसल जी। एक बात सही है कि देखो उन लोगों के लिए भी चिंता करें जो इस बिजनेस से जुड़े हैं, जिनको दिक्कत आ रही है। तो ये वेंकीज वगैरह के जरा चार्ट देखिए, वेंकीज या फिर गोदरेज एग्रोवेट, जो आपको बस समझ आए, पसंद आए। गोदरेज एग्रोवेट तो कल ही थोड़ा रिकवर होता हुआ दिखा है, तो बंसल जी बताइए। देखिए अनिल जी, गोदरेज एग्रोवेट काफी अच्छा लगता है, और इनफैक्ट उसमें अनिल जी डिस्टॉर्शन भी नहीं हुआ है, तो वहां पर अनिल जी मेरा कंफर्ट ज्यादा है। वेंकीस अनिल जी क्राउडेड ट्रेड लगता है तो वहां कंफर्ट नहीं है, बट गोदरेज एग्रोवेट में अनिल जी कॉन्फिडेंस पूरा है। और देखिए इतना सब कुछ होने के बाद भी स्टॉक यहाँ 520 के नीचे नहीं गया, तो यहाँ पर खरीदारी की राय है। और दूसरा जो अनिल जी आपने बात करी दिल बड़े की, तो अनिल जी देखिए दिल इतना बड़ा है मेरा कि आज मस्ती की पाठशाला में देखिए अपनी पसंद का वित्त मंत्री चुनना है और अपनी पसंद की अपेक्षा बतानी है। तो अनिल जी देखिए जो कुछ मैंने मांगा है आज वित्त मंत्री से, अपने लिए कुछ नहीं मांगा है अनिल जी, अपने मित्रों के लिए मांगा है। तो दिल इतना बड़ा है और कितना बड़ा है तो इसको जानने के लिए अनिल जी आज सबको देखना पड़ेगा मस्ती की पाठशाला।
वैसे तो बात तो सही है, मांगा, लेकिन आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, दूसरों के लिए मांगा, तो वो तो ये हकीकत तो आपको भी पता है ना, जिसको आप वित्त मंत्री बनाना चाहते हैं वो कभी बनेगा नहीं, और जो आप मांगना चाहते हैं वो कभी मिलेगा नहीं। ये भी तो हकीकत है बंसल जी, सिक्के का दूसरा पहलू भी मुझे पता है, लेकिन दिल बड़ा है ये भी मुझे पता है, तो दो पहलू है देखिए। लेकिन मस्ती की पाठशाला की मस्ती ये 3:30 बजे मिस मत कीजिएगा। कौन से एक्सपर्ट्स को आप बनाना चाहते हैं वित्त मंत्री, और उसके बाद उसको बनाकर उससे क्या लेना चाहते हैं और क्यों, इस पर होगी आज की हमारी मस्ती की पाठशाला। आज 3:30 बजे बजट स्पेशल, और 11 बजे एक और हमारा स्पेशल शो, और वो होगा कि किस तरह से आप बाजार का टॉप कहां बन सकता है, कैसे बन सकता है, कब बन सकता है। और शर्मा साहब, आज हमने कुछ क्वांटिटेटिव रिसर्च किया, डेटा एनालिसिस किया, पिछले 4 महीने से कर रहे थे, फाइनली अब इस शो का शुभ मुहूर्त आया है अधिक मास खत्म होने के बाद। अब हम आज ये शो करने जा रहे हैं कि कैलकुलेशंस के बेसिस पे, डेटा क्रंचिंग के बेसिस पे बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे बन सकता है। तो 11 बजे हम ये शो करेंगे सर। अब बाजार का बॉटम बनने वाला शो आपने शायद देखा होगा, जो फॉर्मूला हमने निकाला वो भगवान की दया से सही साबित हुआ। तो कोशिश करें इस बुल रन में बाजार कितना ऊपर जा सकता है, तो शर्मा साहब उसकी भी हमारी कोशिश है आज। जी, बहुत अच्छी बात सर। इससे दर्शकों को एक अंदाजा नहीं बल्कि एक कॉन्फिडेंस वाली चीज भी मिलती है, और जो उस बात का फायदा उठाना चाहे वो वाकई उसके हिसाब से चल सकते हैं। और मैं तो आपका शुक्रगुजारी रहूंगा, क्योंकि आपने, मैं तो आपके शो पे उस दिन नहीं था जिस दिन ये मार्केट का बॉटम बना था, लेकिन आपने फोन करके बातचीत की थी, तो उससे मेरा मन जो बन गया था वो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव बन गया था। वो बड़ी अच्छी बात थी सर उस वक्त। तो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स को लगातार इसका फायदा हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बस आप जैसे इतने अनुभवी आदमी अगर कुछ कहते हैं तो उत्साह बढ़ता है बिल्कुल हमारी टीम का और मेरा भी। आइए कुछ और स्टॉक्स है जहां पर एक्शन होने की संभावना है। शुभम जी, जरा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट देखिए, और आपको भी और वागले साहब से भी पूछूंगा, क्योंकि जो स्टोरी हमने कुछ दिन पहले की थी कि यहाँ पर 15 से 20% हिस्सेदारी बेचने की योजना है कंपनी की, कुछ बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्म प्लेयर्स इसकी रेस में। आज मीडिया में दूसरी जगह भी ये खबरें आई है कि अपोलो ग्लोबल, टीपीजी, ब्रुकफील्ड जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं जो हिस्सा खरीदने की दौड़ में शामिल है। 2000 करोड़ के आसपास की डील हो सकती है, और इसके बाद ये भी हो सकता है सेकंड राउंड में कि पूरी तरह से प्रोमोटर की अदला बदली हो जाए, प्राइवेट इक्विटी फंड पूरी तरह से इस कंपनी को टेक ओवर कर ले। ये आज दूसरे मीडिया ग्रुप्स में भी ये खबरें आती दिख रही है। शुभम जी, चार्ट देखिए, बताइए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। अनिल जी, पिछले 2 महीने में अगर इसमें हम लोग देखें तो 2 महीने में कभी भी इसमें कोई सिग्निफिकेंट शॉर्ट आता हुआ नहीं दिखा, और कंसिस्टेंटली स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। और जनरली अगर इस तरह का डेरिवेटिव डेटा देखने को मिलता है और उसके बाद अगर स्टॉक में प्राइस कंसोलिडेशन है, तब मुझे लगता है एक अच्छा विकल्प होता है फिर से एक ट्रेडिंग बेट लेने के लिए। और ऑप्शंस के भी डेटा में देखें तो मुझे लगता है 230 के आसपास एक अहम सपोर्ट भी है, जिसके आसपास में अब स्टॉक प्लेस्ड है। तो मेरी राय में करंट लेवल पे, या अगर 2-3 रुपए का पुल बैक भी हुआ तो करंट लेवल पे इसको खरीदना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 222 रुपए पे, और अगर इसको हम समय दें 4 से 5 दिनों का, तो मुझे लगता है कि इसमें 250 से 255 के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। तो करंट लेवल पे खरीदारी की राय है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे। ओके, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर करनी है आपको खरीदारी, ये है राय शुभम जी की तरफ से। और हमने तो आपको पहले ही एक्सक्लूसिवली बता दिया था कि बड़े निवेशक एक बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं अच्छे प्रीमियम पर, 250 से 300 रुपये पर शेयर पर डील हो सकती है। और अब अन्य जगहों पर भी ये खबरें आपको आती हुई दिख रही हैं। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग यहाँ पर रखनी है आपको नज़र आज के सेशन के लिए। और कौन से स्टॉक्स हैं जो आज आपको एक्शन में आते हुए दिख सकते हैं? RIIL, कुणाल जी जरा इसके चार्ट भी देखिए। नतीजे थोड़े कमजोर आए हैं, मार्जिन्स अच्छे रहे, पर उसके अलावा थोड़ा डिसअपॉइंट करा है। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, इसकी चार्ट पर क्या दिख रहा है? एक्शन कल एकदम सपाट बंद हुआ। ओके, कुणाल जी के साथ फिर से संपर्क करेंगे, पर नजर रखिए इस चार्ट पर, ये एक्शन में आपको आज आती हुई दिख सकती है। सिमी जी, आदित्य बिरला कैपिटल जरा यहाँ पर भी नजर रखिए। बोर्ड ने रुमेश सोपती को एक एडिशनल डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया, और AB कैपिटल आपको याद होगा हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, मुहूर्त के दिन भी इस पर बात करी थी। अच्छी तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन में आए, पर चार्ट्स क्या बता रही है सिमी जी? चार्ट तो काफी शानदार है दीपांशु, मुझे लगता है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। जिन्होंने पहले लेके रखा है उनको भी मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ, और करंट लेवल पर भी खरीदा जा सकता है। स्टॉक में अच्छा तेजी देखने को मिलना चाहिए। बेहतर चार्ट है, बहुत अच्छा चार्ट है। चार्ट को होल्ड करना, मतलब स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ओके, तो अच्छी चार्ट है, होल्ड करें। AB कैपिटल ये है आपके लिए आज एक स्टॉक इन फोकस। सुमित जी, PVR, इसके नतीजे आने वाले हैं, चार्ट्स क्या बता रही है नतीजों से पहले सर?
आज कुछ दिनों में एक अच्छा अपसाइड मूव देखा है और अपसाइड मूव देखने के बाद पिछले 4 दिनों में ऊपरी लेवल पे स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है। आज शायद हो सकता है अगर इसके अंदर नीचे में 1410 1415 के लेवल ब्रेक होते हैं तो स्टॉक के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और फिर 1375 से लेकर 1360 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग के लिए एक बार वेट करना है और 1415 का लेवल टूटने के बाद इसमें बिकवाली करनी है 1375 से 1360 के टारगेट्स के लिए। ओके तो ये है आपके लिए पीवीआर पर खरीदारी की राय, जिस तरह से एक्शन इस काउंटर पर आते हुए दिख रहा है। एल&टी फाइनेंस, इसके भी नतीजे आने वाले हैं। शुभम जी, एल&टी फाइनेंस आपको चार्ट्स पर कैसे दिख रहा है ये काउंटर? दीपांशु जी, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में अगर देखें तो इनफैक्ट आज मेरे वॉच लिस्ट में भी था ये स्टॉक और कल एक बेहतरीन यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ दिखा जो कि लगभग 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद था, जिसको हम एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी कह सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक का सेटअप बहुत हेल्दी है, तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की राय है। करंट लेवल पे खरीदें, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 101 रुपये पे, और अगर इसको हम थोड़ा सा समय दें 1.5-2 हफ्ते का, तो मुझे लगता है 115 तक के भी यहाँ पे टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो पोजिशनली इसमें बाय का रिकमेंडेशन होगा। ओके तो एल&टी फाइनेंस पर होगी खरीदारी की राय, नजर रखिए इस काउंटर पर। बंसल जी, सीक्वेंट साइंटिफिक, पहले भी इस स्टॉक पर आपसे चर्चा हो चुकी है। यहाँ पर एक फंड है एसेंट इंडिया फंड, इन्होंने कल 40 लाख शेयर्स यानी कि 1.5% से थोड़ी ज्यादा इक्विटी 200 के भाव पर बेची है। हालांकि स्टॉक तो कल बढ़िया तेजी में था, 10.5% ऊपर ही बंद हुआ है। और तेजी देख रहे हैं सीक्वेंट साइंटिफिक में जिस समय से कल की मूव आई है, क्या राय है बंसल जी? बिल्कुल दीपांशु, यहाँ पर एक नई टेरिटरी में स्टॉक ने एंट्री ली है, तो जिनके पास है होल्ड करे। अगर करेक्शन पर 195 के अराउंड मिलता है तो अच्छे स्तर है। ये स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर में पोटेंशियल है। शॉर्ट टर्म में 225-228 के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके एक स्टॉक है जिस पर मैं राय लेना चाहता हूँ सुमित जी आपसे, IIFL सिक्योरिटीज। कल यहाँ पर भी कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉक डील्स हुई हैं, जिसमें SBI म्यूचुअल फंड ने खरीदे 26 लाख शेयर और DSP ने खरीदे 6 लाख शेयर, और सामने सामने DSP के किसी एक फंड ने 32-37 लाख शेयर बेचे भी हैं। तो DSP में तो इंटर स्कीम ट्रांसफर हुआ होगा, लेकिन SBI म्यूचुअल फंड की एंट्री हुई है 265 रुपए के दाम पर। माफ कीजिएगा, एलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में, IFL में नहीं, एलू वाले कॉन्ट्रैक्ट। तो एलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के चार्ट देखिए, थोड़ा मैंने यू टर्न दे दिया आपको अचानक से। पहले आप है ना IFL के चार्ट्स बंद करो, अब एलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के खोलो, और अब 265 रुपए में जो डील हुई है वो उस डील के ऊपर आप अपनी राय दीजिए। सुमित जी। जी एकदम बहुत जोरदार यूटर्न मारा आपने एकदम लास्ट मोमेंट में। ये है ना वो जो है ना एक शहर है गुजरात में बड़ा फेमस था, अब तो वो बात नहीं रही, पहले वाली बात बता रहा हूँ, आज के 15-20 साल पहले सूरत है ना, जब ये सूरत खूबसूरत नहीं हुआ करता था, सिर्फ सूरत होता, अब तो बड़ा खूबसूरत शहर है। वहाँ पे जब ऑटो रिक्शा चलते हैं वो ऐसे ही यूटर्न मारते हैं, कभी राइट लेफ्ट। अच्छा, बाकी वाले तो राइट लेफ्ट का सिग्नल नहीं देते, कहीं से भी यूटर्न ले लेते हैं, वहाँ वाले ऐसे सिग्नल देंगे लेफ्ट का, मारेंगे राइट में। तो हाथ, और एक और चीज बताऊं, वो सिग्नल भी पैर से देते हैं, हाथ बाहर निकाल के नहीं, पैर से। हाँ हाँ, अरे जो सूरत के हमारे दर्शक है जरा ट्वीट करके बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ तो। आइए, इस बीच HCL टेक के रिजल्ट आ गए, एक बार जल्दी से HCL टेक के रिजल्ट देख लिया जाए। मुनाफा ना इतना ज्यादा नहीं, कुछ मुनाफे के आंकड़े में कुछ बराबर आंकड़ा लेकर आता है आपके सामने। मुनाफे का आंकड़ा 3982 करोड़, 3982 करोड़ का मुनाफा आपके लिए ये है। HCL टेक के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हैं। जल्दी से हम मुनाफे का आंकड़ा आपके सामने रखेंगे, आय का आंकड़ा आपके सामने रखेंगे, कि देख लेते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स इस वक्त आ रहे हैं। HCL टेक के रिजल्ट्स बस आ चुके हैं, सारे डेटा आपके सामने हम रखने की तैयारी में हैं। जल्दी से नजर रखिएगा HCL टेक पर, बस किसी भी क्षण 3969 3969 करोड़, 3970 राउंड की फिगर में। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया नंबर है, इतने ज्यादा, बहुत बढ़िया नंबर, कुछ ज्यादा, जरूरत से ज्यादा नहीं। अनुमान के हिसाब से देखें तो बढ़िया नंबर है। क्या बात, 3970 करोड़ के यहाँ पर, ओ गजब, स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंस अनडाउटेडली। तो 3150 करोड़ के सामने 3970 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आता दिखा है HCL टेक का। बेहद शानदार पहला आंकड़ा जो है HCL टेक का, वो जबरदस्त है नतीजों के लिहाज से आपके लिए। बाकी आंकड़े भी हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स अपने आप में बहुत दमदार दिख रहे हैं।